बहू के पैर बड़ी ही धूमधाम से शादी करने के बाद पहली बार जब अमित और प्रिया घर में गृह प्रवेश के लिए आए और प्रिया ने जैसे ही अपना दाहिना पैर घर में बढ़ाया, तभी कुछ औरतों की नज़र उसके पैरों की उंगलियों पर पड़ी। उसके पैरों की उंगलियां अंगूठे से बड़ी थीं, तो औरतें आपस में बातें करने लगी। देखा तुमने, बहू के पैरों की उंगलियां उसके अंगूठे से बड़ी हैं। अरे ऐसी लड़कियां कभी ससुराल में निभा नहीं कर पाती, बल्कि पति को भी दबा कर रखती हैं। क्या सोचकर ऐसी बहू को घर में लेकर आए हैं? ये लोग एक ही बेटा है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया। कहीं बहू उसे लेकर अलग हो गई तो जिसे सुनकर सास बीना जी के मन में डर बैठ गया। इकलौते बेटे अमित के अलग होने की कल्पना ने ही उन्हें पागल कर रख दिया था। लेकिन ये बात उनके अलावा उनकी बहू को भी सुनाई दे रही थी और अपनी सास के चेहरे पर बदलते हुए हाव भाव देखकर उसे हैरानी हो रही थी। उसके साथ इन सब बातों को मानती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। आज के सारे रस्म रिवाज होने के बाद बीना जी के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पकने लगी। आखिर ऐसा क्या करे कि वह जिससे अमित और प्रिया में प्यार पनप ही ना पाए। इसलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए, तब बीना जी ने अपनी जेठानी सावित्री जी को घर पर ही रोक लिया। सावित्री जी ने बीना जी को कुछ समझाया और दोनों अपनी योजना पर अमल करने लगी। आज अमित और प्रिया की सुहागरात थी। अमित के कमरों को फूलों से सजाया गया था। बीना जी ने खुद अपनी बेटी रेनू को भेजकर प्रिया को तैयार करवाया था। रात को प्रिया कमरे में ही थी। इधर प्रिया और अमित के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी कि बीना जी अचानक ज़ोर से चिल्लाई, हे राम, मैं तो मर गई। अचानक से सब लोग उनके कमरे की तरफ भागे तो वे ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। उन्हें देखते ही अमित और रेनू एक साथ बोले, क्या हुआ मम्मी? इससे पहले कि बीना जी कुछ कहती, सावित्री जी बोली, अरे इनका पैर फिसल गया और वह गिर गई, शायद मोच आई हो। देखो ज़रा जीजी, मोच तो नहीं आई है, पर कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे तो खड़ा भी नहीं होते बन रहा। बेटा अमित, ज़रा सहारा देकर उठा तो सही। आखिर अमित ने सहारा देकर बीना जी को उठाया और कराहती हुई अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाया। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मालिश कर दे तो अच्छा हो। इतने में रेनू यूँ बोली, मम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे में बेटियों से ये सब कुछ नहीं कराया जाता। जब घर में बहू है तो बहू ही करेगी। आज वह तेरी माँ की सेवा कर देगी और यहीं तेरी माँ के पास सो जाएगी, सावित्री जी ने कहा। तो अमित और रेनू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर क्या कर सकते थे। आखिर रेनू प्रिया को बुला लाई। प्रिया ने आकर बीना जी की कमर की मालिश की। उसके बाद उनके पैर दबाने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए अमित भी कमरे में जाकर सो गया और बीना जी के साथ उनके कमरे में प्रिया सो गई। लेकिन रात को बीना जी को खर्राटे भरते और आराम से सोते देख प्रिया के मन में यही बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ नाटक तो नहीं कर रही। दूसरे दिन सुबह बीना जी कराते हुए जैसे तैसे कमरे से बाहर आई और हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। वहीं प्रिया को पहली रसोई की रस्म के नाम पर सावित्री जी ने काम पर लगा दिया। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी कि अमित और प्रिया आपस में बात तो कर ले। खाना खाते समय भी कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा था कि बीना जी को दर्द है, बल्कि बैठी बैठी वह तो प्रिया के काम में मीन मेक निकाल रही थी। अभी वह मीन मेक निकाल ही रही थी कि रेनू ने कहा, मम्मी आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपकी कमर में दर्द है। कहीं बहू के आते ही आप भी टिपिकल सास की तरह नाटक तो नहीं करने लगी। रेनू ऐसा कहकर ज़ोरों से हंसने लगी। सबकी नज़रें अपनी तरफ देखकर बीना जी किसी आते हुए बोली, मेरा मजाक बना ले। अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे तो डॉक्टर के पास लेकर चल।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतने में डोरीलाल जी ने कहा, अरे मैं लेके चलता हूँ, अमित को क्यों परेशान कर रही हो। तो बीना जी उन्हें छिड़कते हुए कहा, आप तो रहने ही दो, दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी सेवा करते हो मेरी। मेरा बेटा ही मुझे ले जाएगा तो क्या परेशानी है। अरे पर भाग्यवान मैं तो इसलिए कह रहा था कि कम से कम पता तो रहेगा कि तुम्हें कौन सी दवाई किस समय देनी है। आखिर तुम्हारे साथ कमरे में मैं ही तो रहता हूँ। हाँ, बड़े आए मेरी सेवा करने वाले, आप तो घर पर बैठो, अमित मुझे दिखा कर आएगा और वही बता देगा कि कौन सी दवाई कब लेनी है। अपने पति को झड़कते हुए वह रवाना होने के लिए अपने स्लीपर पहन रही थी। तब भी प्रिया अपनी सास की पैरों की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। कभी उनके पैरों की तरफ देख रही थी तो कभी अपने ससुर जी की तरफ। अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी दिमाग में यही बातें चल रही थी कि मेरे पैरों की उंगलियों को देखकर बेटा कहीं बहू को मुट्ठी में न कर आ जाए। इस बात का उन्हें डर लग रहा था। और यहाँ तो इनके पैरों की बनावट उनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी इनकी मुट्ठी में ही हैं। भगवान, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में होना चाहिए और बेटा भी मुट्ठी में होना चाहिए। आखिरकार अमित बीना जी को लेकर अस्पताल रवाना हुआ तो सावित्री जी भी उनके साथ ही गईं। बीना जी को सावित्री जी के साथ बाहर बिठाकर अमित डॉक्टर के कैबिन में चला गया। पीछे से सावित्री जी बोली, जीजी ऐसे काम कैसे चलेगा। आखिर कब तक मैं बहू और बेटे को दूर रख पाऊंगी। देखा नहीं कैसे रेनू ने बात पकड़ ली। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आखिर ये नाटक हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बेटे के मन में बहू के लिए गलतफहमी पैदा करनी ही पड़ेगी जिससे दोनों में प्यार पनप ना पाए और ऐसे बहू से हमारा पिंड छूटेगा। सावित्री जी अपनी अकल लगा ही रही थी। दोनों बातें किए जा रही थीं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि अमित उनके पीछे कब का आकर खड़ा हो चुका था और शायद उसने उनकी बातें सुन भी ली थी। इतने में बीना जी की नज़र अमित की तरफ गई और वह घबरा गई। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो अमित की बात संभालते हुए सावित्री जी बोली, क्या कहा डॉक्टर ने। जल्दी से तेरी माँ को दिखा लेते हैं। अमित गुस्से से सावित्री जी को देखते हुए बोला, दिखाना क्या है, अच्छी भली तो है मम्मी, इतना बड़ा धोखा, और वो भी अपने बेटे के साथ। अगर इतनी ही नफ़रत थी प्रिया से तो शादी ही ना करते, कम से कम उसकी ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। कोई ज़बरदस्ती तो शादी नहीं हुई थी। फिर खुद को संभालते हुए गुस्से में माँ बोली, तो और मैं क्या करती। शादी से पहले अगर उसके पैरों की उंगलियां देख लेती तो कभी भी मैं तेरी शादी उससे ना करती। उस समय तो ठंड के कारण वह जुराब पहन कर आ गई थी अपनी कमी छुपाने के लिए, और अब मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है। तुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर बर्बाद कर देगी। अमित को अपनी मम्मी की सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बात कर रही हो मम्मी, आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन मानता है। अंधविश्वास में अंधी हुई जा रही हो और खुद अपना घर भी बर्बाद कर रही हो और इल्ज़ाम अपनी बहू पर लगा रही हो। इसके बाद सुनकर बीना जी ने कहा, देख ले, असर दिखना शुरू हो दिया है उसने। अब शगनी ने आज बेटे को माँ से लड़वा ही दिया। उसके लिए तू मुझे लड़ने को तैयार हो गया। घर जाकर सबसे पहले उसे अपने घर से ही निकालती हूँ। ठीक है, बिल्कुल निकालो, और उसके साथ मैं भी जाऊँगा। पैरों की बनावट को देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया, आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी। एक बात बताओ मम्मी, आपके पैरों की बनावट तो सही है ना। फिर आप भी तो पापा को झिड़क कर एक तरफ बिठा देती हो। अस्पताल से फिर वे लोग घर वापस आ गए। घर आते ही अमित ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और साथ में प्रिया का भी। अमित ने अपना मन बना लिया था कि जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं होगी उसे अब शगुनी कहा जाएगा।
उस घर में मैं नहीं रहूँगा। वह बेचारी मेरे सहारे ही अपना सब कुछ छोड़कर आई है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ की सोच का तो कोई मतलब नहीं है, यह अंधविश्वासी सोच है। इस सोच के साथ मैं उनके साथ कभी नहीं रह पाऊँगा। और फिर प्रिया और अमित अपना सामान लेकर जैसे ही घर से निकलने लगे, तभी उसके पिता ने आकर उसे रोक लिया और बोले, तुम अपनी माँ की बातों पर मत जाओ, उनकी बातों को तो बेतुकी होती हैं, उसको समझ नहीं है। बेटा, मैं और तुम्हारी बहन, हम लोगों को तुमसे कोई परेशानी नहीं है। अपनी माँ को तो तुम बचपन से जानते हो ना। माँ कमरे में बैठी सब कुछ सुन रही थी। कहीं ना कहीं उसे भी दुख हो रहा था अपने बेटे का घर छोड़कर जाने का। माँ रोती हुई आई और उसने अपने बेटे से माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं सावित्री जी के भड़काने में आ गई थी। मेरी बहू कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है। और उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी बहू से भी माफ़ी मांगी और दोनों बेटे और बहू ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया और फिर खुशी से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, बहू के पैर बड़े होना या पैरों की उंगलियां बड़े होना, यह एक अंधविश्वासी सोच है। आदमी के कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।